अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, एक्सरसाइजेज कैसे जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है अभी तक? एनीवे, कुछ अगर आपके प्रॉब्लम्स होंगे तो हम कुछ फर्दर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। दोज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व देयर। बस यहाँ पर आपने एक बात जहन नशीन रखनी है, उस पर मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। यू मस्ट नो who is a resident person, who is a non-resident person, resident individual, company, association of persons, non-resident। ये characteristics उनके आपको पता होना चाहिए। Then geographical source of income, that is very important। पाकिस्तान source income, कौन सी income पाकिस्तान source income होगी, और foreign source income। resident के लिए basic concept that should remain in your mind, that entire world income of a resident person is chargeable to tax। वो इनकम पाकिस्तान में अर्न कर रहा हो या इनकम पाकिस्तान से बाहर अर्न कर रहा हो, रेजिडेंट पर्सन की एंटायर वर्ल्ड इनकम उस पर टैक्स लगेगा, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स। जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन की कोई इनकम आउटसाइड पाकिस्तान है तो दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जिसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम, दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बार मैं आपको बता चुका हूं, वो आप जहन नशीन कर लीजिए। व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज मेंट फर्स्ट, व्हाट इज ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, and what is the scope of the permanent establishment? What deductions are allowed to a permanent establishment of a non-resident person in Pakistan? ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो आपकी एप्लीकेबिलिटी अबाउट द जियोग्राफिकल सोर्स और द computation of the income with regard to the residential status of a person, that would be very easy for you। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप इस पर फोकस हो रहे हो, तो यू नीड टू फोकस ऑन इट एंड ऑल्सो कीप द रेलेवेंट रेगुलेशंस, रेलेवेंट रूल्स, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑन द बैक ऑफ योर माइंड। अगर वो आपको ज़हन नशीन है, वो आपकी मदद कर रही हैं, फिर ये आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने जहन में रखनी है। और ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अजबर हो जाएंगे, अजबर से मुराद है कि क्लियर परसेप्शन डेवलप हो जाएगा आपको। कोई इसको याद करने की बात नहीं मैं कर रहा कि आपने ज़ुबानी को याद कर लिया, कोई डेफिनेशन याद कर ली, नो। ये जो इनका परसेप्शन है, दैट शुड बी वेरी विविड, वेरी क्लियर, बहुत वाज़ेह होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं फिर ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने बार बार बात की है, हमने टेक्स्ट को देखा है, हमने स्टैचूट को पढ़ा है, स्टैचूट जैसे चाहता है वो बात आपसे की है। स्टैचूट को समझने में अगर आपको कोई दुश्वारी है तो हमने उसको बड़े आसान पैराए में आप तक पहुंचाया है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश की गई कि आप तक एक इनफॉर्मल वे में भी पहुंच जाएं। टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर्मल चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल बनाया भी नहीं जा सकता। तो वी हैव सम लिमिटेशंस, उन लिमिटेशंस में रहते हुए ये बातें आपसे डिस्कस की गई और कोशिश की गई कि आप तक पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप रेगुलर रहें, आप पढ़ते रहें, आप साथ साथ देखते रहें। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ आप एड्रेस कीजिए। टेक्स्ट बुक्स आपके पास हैं, उन्हें रेफ़र कीजिए। बाकी असिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि आप तक ये कॉन्सेप्ट सही अंदाज में पहुँच जाएं। अब ये मुश्तरका कोशिश, ये वन वे बात नहीं चलेगी कि आप तक बात जो पहुँचाई जा रही है उसको समझना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। और
ये सब करते रहेंगे तो इट वुड लुक वेरी इजी टू यू। तो उम्मीद है कि अब ये आसान लगना शुरू हो गया होगा। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, आगे हम देखते हैं। वी हैव gone through 2 exercises regarding the determination of the gross total income. ये gross total income की determination में हमने देखा कि if a person, if an individual is resident individual, फिर क्या treatment है, if an individual is non-resident individual, what is the treatment? treatment वही है कि जो आपने स्टडी किया है, आपने अपने नॉलेज को वहां पर अप्लाई करना है, आपने रीजन बताना है कि वाई यू आर प्लेसिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस। वरना ये समेशन का इम्तिहान नहीं है, समेशन की एक्सरसाइज नहीं है, ये मैनेजमेंट की बात है। ये तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस ये आप समझेंगे तो आप अपने टैक्स अफेयर्स को मैनेज कर सकेंगे, सही अंदाज में मैनेज कर सकेंगे। इस वजह से हम इन एक्सरसाइजेज को कर रहे हैं, वह कोशिश की जा रही है बार बार इनको गो थ्रू हुआ जाए ताकि आपकी डिफिकल्टीज जो हैं वो दूर हो जाएं और आप एक कंफर्टेबल वे में आगे बढ़ते जाएं। तो अब हम मूव करते हैं टू एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 दैट इज आल्सो अबाउट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज गिवन the interest on Australian bonds. 1/3 is received in Pakistan. 24,000 rupees are received as interest on Australian bonds. 1/3 is received in Pakistan. That is the information available with us. There are other information and the particulars which are available. उन्हें हम देखते हैं कि वो क्या है। Next information in this exercise is income from agriculture in Australia received there but later on remitted to Pakistan. Amount 50,000 rupees है। एग्रीकल्चर से इनकम हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है और वो इनकम later on that has been remitted to Pakistan. Next is the income from property in London received outside Pakistan. प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है, रिसीट भी पाकिस्तान से बाहर हुई है। अमाउंट इज ₹20,000. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंडन which is controlled through a permanent establishment. PE stands for permanent establishment. Permanent establishment in Pakistan, no amount is 30,000 rupees. Out of which 10,000 is received in Pakistan. I repeat it. Income earned from business in London, which is controlled through a permanent establishment in Pakistan, ₹10,000 is received in Pakistan. तो ये इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। डिविडेंड पेड बाय रेजिडेंट कंपनी बट रिसीव्ड outside Pakistan, ₹40,000 rupees. Next, remittance not in the nature of income brought to Pakistan, ₹50,000. Next, profit from a business in Karachi and managed from outside Pakistan, ₹20,000. Further आप देखिएगा this information that is before you on the slide. Profit on sale of an asset in Pakistan but received in Sydney. Amount is ₹5,000. Next, pension from Pakistan government but received in Sydney, ₹20,000. What you have to find out? The gross total income of Mr. A if he is resident in Pakistan and if he is non-resident in Pakistan. दोनों situations में if he is resident, what will be the gross income? If he is non-resident, what will be the gross income? That is to be computed. तो सबसे पहले हम देखते हैं, write down Mr. A
if resident in Pakistan, what will be his income? So students, here you take tax year 2006. वो जो मैंने आपको उसूल बताया है वो हमेशा आप याद रखिए. टैक्स ईयर आपने नोट किया है, लिख लीजिए व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड. 1 जुलाई 2005 to 30 जून 2006. दैट शुड बी बिफोर यू, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर कहीं डेट्स का मामला है, ये ना हो कि उसमें वो फॉल ही ना करता हो और आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं. So that is the first point you have to do. Now let us see what is next. First item, that is interest on Australian bonds. 24,000, 1/3 received in Pakistan. अब हम क्या कर रहे हैं? If Mr. A is resident individual, तो उसकी इनकम क्या होगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल का ये आप जहन में रखिए, the entire world income is taxable. अब यहाँ पर 1/3 पाकिस्तान में रिसीव हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एंटायर वर्ल्ड इनकम आपने लेनी. सो इफ मिस्टर ए इज रेजिडेंट, राइट इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स and against that write rupees 24,000, because entire world income is taxable whether that is received in Pakistan or not received in Pakistan. यहाँ ये याद रखिए, that will be added to income. In certain cases that may be exempt. वो बाद में होगा, आप देखेंगे कि exemptions available है या नहीं है, but that will be added in income at the first instance. और बाद में जो भी एप्लीकेशन होगी, जो प्रोविजंस प्रोवाइड कर रही होंगी, उसके हिसाब से आप उसको वर्कआउट करें. सो इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स 24,000. नेक्स्ट आइटम इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू पाकिस्तान. एग्रीकल्चर से इनकम है, वहीं पर इनकम हुई, फॉरेन सोर्स इनकम है, but that income has been remitted to Pakistan, even if that would have not been remitted. Since Mr. A is a resident person, we shall include this income in his total income. That will be taken care of. अब आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, why it is included? This is included for rate purposes. इस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ये जो हम ऐड कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर टैक्स हो जाएगा. अगर किसी को एग्जाम्पशन है वो अलाउ होगी, कोई और टैक्स कंसेशंस हैं वो अलाउ होंगे, कोई टैक्स क्रेडिट्स हैं वो अलाउ होंगे, वो एक अलहदा एप्लीकेशन. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन. प्रॉपर्टी इज इन लंदन एंड इनकम अराइजेस इन लंदन, रिसीव्ड आउटसाइड पाकिस्तान, और वो रिसीव भी आउटसाइड पाकिस्तान हुई है, दैट इज 20,000. So since Mr. A is resident individual, his entire world income is chargeable to tax. तो यहाँ पर आप लिखेंगे income from property in London, rupees 20,000. Reason आपको बता दिया गया है why you are adding it up. Next, income from business in London, which is controlled through P permanent establishment in Pakistan. That is 30,000 rupees. Rupees 10,000 is received in Pakistan. So students, यहाँ पर देखिए कि this income is controlled through permanent establishment in Pakistan. Rupees 10,000 is received in Pakistan. तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? कई दफा ये बात कर चुके हैं. यहाँ पर जब से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और इससे पहली एक्सरसाइज, if an individual is a resident individual, entire world income is his income, that is to be added towards income. So 30,000 rupees will be added to his income, whether that accrues outside Pakistan or that accrues within Pakistan. या आप इसे टेक्निकली कह दीजिए, whether it is Pakistan source income or foreign source income, वो ऐड हो. Then 30,000 will be added to the income of Mr. A. ये हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के तौर पर देख रहे हैं. नेक्स्ट आइटम देखिएगा प्लीज. डिविडेंड पेड बाय ए रेजिडेंट कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड पाकिस्तान, 40,000. इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, डिविडेंड इफ पेड बाय ए रेजिडेंट कंपनी
that is Pakistan source income, and that is declared to be income wherever paid. So 40,000 will be added as dividend received. 40,000, that is the income of Mr. A. He is a resident individual जो हम देख रहे हैं. If he is resident, आप ये कह लीजिए. Remittance, not in the nature of income, brought to Pakistan. ये बड़ा क्लियर इन्होंने बता दिया है कि रेमिटेंस है, ये कोई इनकम नहीं. हम पहले देख चुके हैं कि रेमिटेंस इज नॉट द इनकम. तो आप ये नोट लिखिएगा जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में नोट लिखा था, रेमिटेंस नॉट इनकम, सो nil amount, nothing will be added, no amount will be added, so here nil even if he is resident, since remittance is not income, right? Next देखिए, profits from a business in Karachi and managed from outside Pakistan. The business is situated in Pakistan, that is situated in Karachi, Pakistan, that is Pakistan source income. That may be managed from anywhere. So such income which arises from a business which is situated in Pakistan, that is declared to be Pakistan source income. That is rupees 20,000. So this 20,000 will be added to the income of Mr. A if he is a resident individual. Next देखिएगा, profits on sale of assets in Pakistan but received in Sydney. Assets are in Pakistan, those have been sold out and some profit has arisen out of this activity. ये जो profit हुआ है that is 5,000, receive जहाँ भी हुआ हो, ये assets पाकिस्तान में situated हैं, so this is Pakistan source income, so that will be added to the income. Profit on sale of asset in Pakistan, add 5,000 rupees. Next, pension from Pakistan government but received in Sydney, rupees 20,000. Pension, if paid by the government of Pakistan, wherever received, that is the Pakistan source income. So it will be added to the income, rupees 20,000. So Mr. A is a resident person. These amounts, those will be added and make the total. Whatever the total comes, that is the gross income of Mr. A if he is resident. अब दूसरी बात जो इस क्वेश्चन में पूछी गई कि अगर मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो उसकी ग्रॉस इनकम क्या होगी. तो देखते हैं कि मिस्टर ए इफ ही इज नॉन रेजिडेंट पर्सन व्हाट विल बी हिज ग्रॉस इनकम. सो स्टूडेंट्स देखिए, तो तमाम अमाउंट्स वन बाय वन और आपको रीजन बताना पड़ेगा. पहले हम देख चुके हैं ये इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स 1/3 इज रिसीव्ड इन पाकिस्तान. अब हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, दैट इज इफ मिस्टर ए इज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन. नॉन रेजिडेंट की बात ये जहन नशीन रखिए. ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स. उस पर टैक्स लगेगा जो कि पाकिस्तान सोर्स इनकम है. अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन की कोई इनकम दैट इज फॉरेन सोर्स इनकम, दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. अगर ये बात क्लियर है तो आपके बहुत सारे डिफिकल्टीज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे. अब यहाँ पर पाकिस्तान सोर्स इनकम देखिए, व्हाट इज द पाकिस्तान सोर्स इनकम इन दिस केस. टोटल इंटरेस्ट इज 24,000, दैट इज रिसीव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान. ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स हैं. पाकिस्तान में कितनी अमाउंट आई, दैट इज 1/3, 8,000 rupees. So this 8,000 rupees, this is the Pakistan source income, so that will be added to the income of a non-resident person, not 24,000. Income from agriculture in Australia, received there but later on remitted to Pakistan. अब ये income, this is the non-resident person, this income has arisen outside Pakistan, that is the foreign source income, Australian source से है. अगर resident है उसकी तो both Pakistan source as well as foreign source income that is taxable. तो यहाँ पर the amount to be added would be nil, nothing will be added. Next, income from property in London
received outside Pakistan. तो ये कौन सा इनकम हुई, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स? दिस इज द फॉरेन सोर्स इनकम. Foreign source income of a non-resident person is not chargeable to tax. So you write nil. Income from property in London, nil. Nothing will be added. Income earned from business in London, which is controlled through a permanent establishment in Pakistan, rupees 10,000 is received in Pakistan. So 10,000 rupees which is received in Pakistan, that is Pakistan source income, since it is being business is outside Pakistan but being controlled through a permanent establishment in Pakistan. So Pakistan source income वो आप यहाँ पर ऐड कीजिए. Next, dividend paid by a resident company but received outside Pakistan, 40,000. Mr. A is non-resident, इसका आप यहाँ पर क्या करेंगे? If a dividend is paid by a resident company, that is declared to be Pakistan source income. तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, नॉन रेजिडेंट की इनकम दैट इज चार्जेबल टू टैक्स. 40,000 will be added to the income. Next, remittance not in the nature of income brought to Pakistan, 50,000 rupees. ये हम बात कर चुके हैं बार बार. रेमिटेंस इज नॉट इनकम. यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि ये नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, तो इसके लिए मजीद मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत नहीं. नोट आपको मैं बता चुका हूँ, वो नोट दीजिए और आगे नील लिख दें. नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कराची एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. बिजनेस कराची में, मैनेज बाहर से हो रहा है. सिंस द बिजनेस इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, so it is Pakistan source income. So this amount will be added to the income of Mr. A being a non-resident person because it is Pakistan source income. Next is the profit on the sale of an asset in Pakistan but received in Sydney. If the asset is the property that is situated in Pakistan, that is a Pakistan source income. ये आप पढ़ चुके हैं. So this is a Pakistan source income. In case of non-resident, it is taxable. तो ये आप उसके इनकम में ऐड करें. 5,000 will be added to the income of Mr. A if he is non-resident person. Next, pension from Pakistan government but received in Sydney. If pension is paid by the Pakistan government, wherever received, it is a Pakistan source income. अब ये रीज़न है, ये रैशनल है, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर हुई है. और नॉन रेजिडेंट की आपको पता है ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. सो 20,000 विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ मिस्टर ए बीइंग नॉन रेजिडेंट. ये तमाम अमाउंट्स को आप टोटल कर लीजिए. दैट वुड बी द ग्रॉस इनकम ऑफ मिस्टर ए इफ ही इज नॉन रेजिडेंट पर्सन. बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं, आपने अपने आप को अप्लाई करना है और तमाम जो आपकी डिफ़िकल्टीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी. एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल ये तमाम कॉन्सेप्ट्स, ये जितना हमने पढ़ा है 2-3 लेक्चर्स में, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. कोई डिफ़िकल्टी बाकी नहीं रहनी चाहिए. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. बात शुरू हो रही है. मिस्टर ए, अ फॉरेन नेशनल, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर टैक्स ईयर 2006. फर्स्ट टैक्स ईयर. अब अकाउंटिंग पीरियड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टैक्स ईयर 2006 ही देख रहे हैं. दूसरी बात, दैट इज़ वेरी ट्रिकी वन, अ फॉरेन नेशनल. अब ये फॉरेन नेशनल से आपके ज़हन में क्या बात उभरती है? वेदर मिस्टर ए इज ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल. ये बात तो आपको वाज़ेह हो गई होगी. हमने इस पर एक्सरसाइजेज भी की, बड़ी डिटेल से आपको समझाया रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है, रेजिडेंट पर्सन कौन है, रेजिडेंट एओपी, ऑल एस्पेक्ट्स वर डेल्ट इन डिटेल. तो फॉरेन नेशनल, वेदर ही इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज यू हैव टू आंसर दैट. आपको मैंने
रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पर्सन में बताया था कि दिस हैज नथिंग टू डू with the residence of the person, with the nationality of the person, with the citizenship of a person. Resident individual, आपने देखा था resident individual, if a person who has a stay of 183 days or more is a resident individual, or employee of federal government or provincial government posted abroad, he will remain a resident individual. इसका रेजिडेंस से ताल्लुक है, इसका स्टे से ताल्लुक है, स्टे ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर, इसका सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं. ए फॉरेन नेशनल कैन बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन बी ए नॉन रेजिडेंट इफ ही डजंट स्टे फॉर 183 डेज ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर. तो टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट का ये कॉन्सेप्ट. एनीवे, वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. मिस्टर ए इज ए फॉरेन नेशनल. उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है फॉर टैक्स ईयर 2006. नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए प्लॉट एट सिडनी, 1/2 रिसीव्ड इन पाकिस्तान. 250,000 रुपीज पे एक प्लॉट उसने सेल किया. अब यहाँ पर वो यही पूछ रहे हैं कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है मिस्टर ए तो उसकी इनकम क्या होगी, अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा. अब आपको पता चल गया है इसका फॉर्मेट क्या है, हम साथ साथ ये करते जा रहे हैं. फर्स्ट राइट मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए प्लॉट एट सिडनी. सिडनी में प्लॉट सेल किया है. मिस्टर ए इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, although he is a foreign national, but he is a resident individual. Because his stay in Pakistan is more than 183 days, he can be resident. If he is resident, then his entire world income is chargeable to tax. So this 250,000 will be added to his income. First write number 1, 250,000. Students, आप next देखिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट एट टोक्यो. टोक्यो में प्लॉट की सेल हुई है, उस पर प्रॉफिट हुआ है. 1/2 रिसीव्ड इन लंदन, अमाउंट इज 150,000. अब ये 150,000 सिंस एंटायर वर्ल्ड इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड सिंस ही इज रेजिडेंट, सो 150,000 विल बी एडेड टू हिज इनकम. सैलरी फ्रॉम ए पाकिस्तानी कंपनी received in London, 1/2 is paid for rendering services in Pakistan. 350,000 salary from a Pakistani company received in London. पाकिस्तानी कंपनी है, लंदन में काम कर रही, वहां पर ये रिसीव हुई. Since Mr. A is resident, entire world income is to be charged to tax. So 350,000 that will be added to his income. Next, interest on Australian bonds, entire amount received in London. Amount London में received हो रही है. This is the interest on Australian bond. Amount is 100,000 rupees. If he is resident, this amount will be added. Add 100,000 rupees. Next, income from property in Tokyo received there. This is the foreign source income, but since he is resident individual, both Pakistan source as well as foreign source income are to be added, so add 400,000 rupees if Mr. A is resident individual. Next, agricultural income in USA received in London but later on remitted to Pakistan. Entire world income 100,000 rupees, that would be added. Even if it would have not been remitted to Pakistan, that would have been added. So 100,000 will be added if Mr. A is resident individual. Next, dividend received in Sydney from a company registered in Pakistan but mainly operating in Australia. The company is registered, incorporated in Pakistan, उससे dividend receive हुआ है. This is the Pakistan source income. So 300,000 will be added to the income of Mr. A if he is resident individual. Next is the profit from a business in Dhaka
managed from London. This is a foreign source income. But since entire world income is to be added for resident individual, this amount will be added to the income of Mr. A if he is resident individual. Next, rental income from a property in Sydney deposited by the tenant in a foreign branch of a Pakistani bank operating there. Rental income 1 million rupees. Entire world income, this is a foreign source income. By depositing in a foreign branch of a Pakistani bank, it doesn't become Pakistan source income. It is a foreign source income, but entire world income is to be charged to tax. 1 million will be added. लेकिन आपको प्रिंसिपल बताया था, since it is for tax year 2006, to under the provisions of law, 1/5 of the entire rental income received, that is allowed as statutory allowance on account of repairs. Repairs के लिए 1/5 allowance law allow करता है. 1 million का 1/5, that is 200,000. 200,000 is the allowance. Subtract 200,000 from 1 million, add 800,000 to the income of Mr. A if he is resident individual. Add these amounts, that will be the gross income of Mr. A if he is resident individual. ये बात क्लियर हो गई होगी. अब दूसरा एस्पेक्ट हम देख रहे हैं. If Mr. A is a non-resident individual, what would be the treatment? How we will treat these citations, this information, this data which is available? What would be the treatment according to the provisions of law? जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आपने स्टडी किया है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने ये देखना है. So students, come to the first slide. पहली बात जो हो रही है, अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, that is the income, gross income rather, of Mr. A if he is non-resident individual. Tax year वही है, बाकी information वही. First information was the profit on sale at Sydney, 1/2 received in Pakistan. Profit 250,000 rupees का हुआ था. That is the foreign source income. 1/2 received in Pakistan, 125,000. 125,000 पाकिस्तान में रिसीव हुआ प्रॉफिट from the sale of the plot in Sydney. So what is received in Pakistan? That is 125,000. Since Mr. A is non-resident, so you add 125,000 to his income, because only Pakistan source income will be added to it. Next is profit on the sale of plot at Tokyo. Tokyo में कोई सेल हुई है, उसमें से 1/2 received in London. This is the foreign source income. यहाँ पर कोई पाकिस्तान सोर्स का कोई ताल्लुक नहीं. So since Mr. A is non-resident, write nil against it. No income. Next, salary from a Pakistani company received in London. 1/2 is paid for rendering services in Pakistan. अब ये non-resident individual है, पाकिस्तानी कंपनी से रिसीव हुई amount in London. There is a Pakistani company, amount is received in London, and 1/2 is received for rendering services in Pakistan. If the employment is in Pakistan, wherever paid, that is the Pakistan source income. So 1/2 of 350,000, तो कितना होगा जी? That would come to 175,000 rupees. तो ये जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है of the non-resident individual, that will be added to the income. तो यहाँ आप 175,000 लिखिए. नेक्स्ट देखते हैं. Interest on Australian bonds, entire amount received in London. This is the foreign source income, and you know foreign source income of non-resident is not to be added to the gross income.
तो यहाँ पर आप लिखिए nil since Mr. A is non-resident. Next, income from property in Tokyo received there. This is the property in Tokyo, income received in Tokyo. This is a foreign source income. Foreign source income of non-resident not taxable. Write nil. Agriculture income in USA received in London but later on remitted to Pakistan. The agriculture income that accrued in USA that was received in London, बाद में remittance पाकिस्तान में आ रही है, तो remittance is not the income, so this is the foreign source income. It will not be taxable in case of a non-resident person, so write nil. Next, dividend received in Sydney from a company registered in Pakistan but mainly operating in Australia. If the company which is incorporated in Pakistan, registered in Pakistan, if any dividend is paid by such a company, that is declared to be Pakistan source income. So add this income 300,000 rupees. Next, profit from a business in Dhaka managed from London, 130,000 rupees. This is foreign source income, so it cannot be added to the income of the non-resident person, so here write nil. Next देखिएगा, rental income from a property in Sydney deposited by the tenant in a foreign branch of a Pakistani bank operating there. एक इनकम हुई है रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इज इन सिडनी, वो जो अमाउंट रिसीव हुई है रेंटल इनकम की अमाउंट, वो एक पाकिस्तानी बैंक में डिपॉजिट करवा दी गई. टेनेंट ने वो दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द पाकिस्तानी बैंक फॉर द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड. अब ये जो रेंटल इनकम है, दिस अराइजेस आउटसाइड पाकिस्तान, दिस इज अ फॉरेन सोर्स इनकम, so this is not taxable if Mr. A is non-resident. और आपको पता है ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर we suppose that Mr. A is non-resident. So this 1 billion will not be added rental income. Here you write nil. इसको आप ऐड कर लीजिए. The total will be the gross income of Mr. A if he is non-resident individual. तो ये residential status, geographical source of income, इस पर हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की. तमाम हमने प्रोविजंस ऑफ लॉ देखे, उसको हमने बड़े डिटेल से स्टडी किया, बड़ा स्क्रूटनाइज किया डिफरेंट आइटम्स को, डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, उनकी इंटरप्रिटेशन की, उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज के जरिए एक्सप्लेन किया. मेरा ख्याल है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मजीद एक्सरसाइजेज कीजिए, आप स्टडी कीजिए टेक्स्ट, everything will be clear to you. Now we move on to the next topic. Next topic is the heads of income. The income which is derived, that has been classified under Income Tax Ordinance 2001 under 5 heads. जो भी income होगी, that would lie under these 5 heads. First head of income is the salary. Second head of the income is the income from property. Next is the income from business. इसके बाद आता है capital gains, and the last one is the income from other sources. So students, देखिए ये heads of income define कर दिए गए, इनकम को क्लासिफाई कर दिया गया अंडर दीज 5 हेड्स. और आप ये देखिए कि कोई इनकम जो है दैट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स. इफ इट इज टैक्सेबल दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स. अब देखिए ये 4 हेड्स, पहले सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स. अगर कोई इनकम ऐसी है जो इन 4 हेड्स में नहीं आती, बट स्टिल दैट इज इनकम, दैट कैन नॉट एस्केप टैक्स,
इस वजह से कि दैट डजंट फॉल अंडर ए हेड ऑफ इनकम। तो ये लास्ट हेड अगर आप देखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें कोई भी इनकम है किसी भी सोर्स से है विच इज नॉट कवर्ड अंडर द अबव मेंशन्ड 4 हेड्स, दैट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड जिसका टाइटल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो ऑल द इनकम्स which are derived by the person, those can be taxable under these heads. There are 4 heads and other is the journal heads, that income from other sources. इनके अलावा अगर कोई सोर्स है that would fall under this head. तो ये heads हैं। अब हम पहले head की तरफ चलते हैं which is the income from salary, salary income जिसको हम कहते हैं। तो इसके बड़ी डिटेल्स हैं, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं सैलरी की, हम 1 by 1 उनको करते जाएंगे। पहली बात ये कि सैलरी है क्या, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या हैं अबाउट द इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पे शुड बी दैट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो पे करने वाला है सैलरी, ही शुड बी द एम्प्लॉयर, और जो रिसीव करने वाला है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। अब ये बात यहाँ ऐसे खत्म नहीं हो गई, बाकायदा लॉ ने ये बताया है कि एम्प्लॉयर किसको कहेंगे, एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो ये एम्प्लॉयर है, अगर ये पैरामीटर्स मौजूद हैं तो ये एम्प्लॉय है। इफ दिस इज द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड और डिफाइन कर दिया गया। सो द सैलरी रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। वो अमाउंट जो कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट से रिसीव करता है उसको सैलरी कहा जाएगा। अब एम्प्लॉय कौन, सेक्शन 220 जिसको हम पढ़ते हैं क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 शुरू में मैंने बताया था, सेक्शन 2 डील्स विद डिफरेंट डेफिनेशन। तो एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन हुई है सेक्शन 2 में, वहां बताया गया है एम्प्लॉय मींस एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। अब आप इन सारी डेफिनेशंस को अगर इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि एम्प्लॉय इज ए पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ बात खत्म हो जाए, अब हमें जरूरत है कि हमें एम्प्लॉयमेंट का पता होना चाहिए, किसमें उसने एंगेज होना है। अभी एम्प्लॉयमेंट से पहले एम्प्लॉयर को डिफाइन कर रहे हैं। इन क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 2 एम्प्लॉयर हैज बीन डिफाइंड। एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। हर वो शख्स जो एंगेज करता है, जो हायर करता है और उसको रेम्यूनरेट करता है, उसको पेमेंट करता है। किसको करता है, एन एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय वो है जो क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। लेकिन अभी हमें नहीं पता चला कि एम्प्लॉय है क्या। एम्प्लॉय मींस एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का तो हमें पता नहीं, तो इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का सही कॉन्सेप्ट हमारे तक नहीं आ सकता जब तक हम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट को इकट्ठा ना पढ़ें। अब हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं, फिर ये सारी बात जो है क्लियर हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिफाइंड इन क्लॉज 22 ऑफ सेक्शन 2। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इट स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड्स। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, एम्प्लॉयमेंट में ये चीज शामिल है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज है तो एम्प्लॉयमेंट में शामिल हो सकती है। ये कोई रेस्ट्रिक्टिव बात नहीं है, ये कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, उसमें ये चीजें शामिल हैं। अ डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर इज एंगेज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी, डायरेक्टर हो या कोई और ऑफिस हो विच इज एंगेज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कंपनी एंड दैट डायरेक्टर और दैट पर्सन, दैट वुड बी ऑफ द एम्प्लॉयर and employee. Here company will be the employer and the director, if he is engaged in the management of the company,
he is the employee of that company. उसके अलावा a position entitling the holder to fixed or ascertainable remuneration. कोई ऐसी पोजीशन हो, यहाँ कोई डेजिग्नेशन की बात नहीं, अगर डेजिग्नेशन लिखने शुरू कर दें कि किसी का डेजिग्नेशन क्या है तो वो तो खत्म ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा कोई ऐसी पोजीशन जिसमें जो शख्स वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसको फिक्स्ड अमाउंट या ऐसी अमाउंट जिसको एसरटेन किया जा सके, जिसका तायुन किया जा सके, वो रेम्यूनरेशन उसको मिल रही। तो एनी पोजीशन हेल्ड बाय ए पर्सन वेयर ही इज गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट और एसरटेनेबल अमाउंट, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस। अब पब्लिक ऑफिस कोई भी है, हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। सो द सैलरीज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन हु इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, that is the amount received by these persons who are holding any public office, वो MNAs हैं, आपके MPs हैं, senators हैं, कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई होल्ड कर रहा हो, the amount received, remuneration received will be treated as salary. तो ये सैलरी का स्कोप, एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बताया है कि ये तमाम में डायरेक्टरशिप हो, कोई पोजीशन हो किसी जगह पर जहां पर फिक्स्ड अमाउंट मिल रही हो या सर्टेनेबल अमाउंट जो है वो पे कर रहा हो एम्प्लॉयर, या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो या उसमें काम कर रहा हो, ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं, ये तमाम एंगेजमेंट्स हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अब आप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, ये सब डेफिनेशंस आप देखें तो आपको ये रिलेशनशिप पता चलेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों डेफिनेशन 220, 221, 222 ये आपको इकट्ठी देखनी पड़ेंगी। So students, salary from more than one source in a tax year will remain a salary. सैलरी के लिए जरूरी नहीं है कि आप सैलरी किसी एक सोर्स से ही ले रहे हैं। You can work with 2 employers, with 3 employers. If you are getting salary from more than one source, that remains the salary. लेकिन सैलरी का भी तायुन जो है दैट इज विद रिलेशन टू द टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर में जो भी आप सैलरी ले रहे हैं दैट मे बी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज, दैट विल रिमेन द सैलरी। आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं। सैलरी के कॉन्सेप्ट में सैलरी में बी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सैलरी ये तो आप समझते होंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सैलरी आप ले रहे हैं, दैट इज द सैलरी। अगर आप अपने किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर से, वो जॉब आप क्विट कर चुके हैं, आपने वो जॉब छोड़ दिया है, बट देयर सम सैलरी वाज ड्यू टू योर फॉर्मर एम्प्लॉयर। अगर आप किसी अपने पहले किसी एम्प्लॉयर से, फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर कोई सैलरी ड्यू है और किसी टैक्स ईयर में वो अमाउंट आपको मिल जाती है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। So whether from present or former, और तीसरी बात की गई है whether salary received from prospective employer, वो सैलरी के हेड में ही आएगा during that very tax year. What is this prospective employer? इससे आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट की बात आपको समझ आ गई, फॉर्मर की बात भी समझ आती है कि आप किसी के साथ काम कर रहे थे, जॉब छोड़ दी। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर is the employer जिसके अभी आप एम्प्लॉय नहीं बने। You have to become the employee of that person. तो ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से अगर आप कोई ले रहे हैं, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा what prospective employer means. That amount will also remain the salary. So students, we have started this topic of the salary. अब इसके हम कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, फिर हम डिफरेंट
पे अलाउंसेस, परक्विजिट्स, कैलकुलेशंस ऑफ दैट, ये बड़ा एक वाइड टॉपिक है। इसको हम उसी अंदाज में ग्रेचुइटी क्या होती है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उनकी कैलकुलेशंस क्या होती है, ये सब हम करेंगे और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। तो आज तक हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम, इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।